हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया है। इस सीरीज़ में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कवर करने वाले हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो है वो एआईसी कंपनी और डच कंपनी को जो है वो देख लिया था। तो मैं आपको एक बार जो है शॉर्ट में रिवाइज दे देता हूँ। तो भारत में सबसे पहली जो कंपनी आई थी वो थे पुर्तगाली, ठीक। फिर आए एआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश। फिर आए डच, उसके बाद आते हैं डेनिस, फिर आते हैं फ्रेंच, उसके बाद आए स्वीडिश, ठीक। तो पुर्तगाली कंपनी जो है वो आती है 1498 में। हम लोग लगभग इसको पूरा कवर कर चुके हैं। और एआईसी कंपनी जो है वो आती है 1600 में। और डच कंपनी आती है 1602 में। और डेनिस की बात करें तो ये आते हैं 1616 में। फ्रेंच कंपनी आती है 1664 में। और स्वीडिश जो है ये आते हैं 1731 में। तो हम इन तीन कंपनी को जो है वो पढ़ चुके हैं। एक बात ध्यान देना कि डेनिस और स्वीडिश ये दो कंपनी के ना आपको आने का क्रम और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई वो बस याद रखना है, क्योंकि ये दोनों कंपनियाँ जो है इनका मेन फोकस जो है वो पूर्वी एशिया की तरफ था। भारत में ये जो इतनी ज़्यादा जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो इनसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इनके आने का क्रम और इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई। तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे फ्रेंच कंपनी को, ठीक। तो अब हम फ्रेंच कंपनी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फ्रेंच कंपनी की यदि मैं बात करूँ तो ये भारत में आती है व्यापार करने 1664 में। अगर इसकी हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझें कि इसकी स्थापना जो है वो कैसे होती है, तो फ्रेंच कंपनी की जो स्थापना है यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंच, ठीक, 1664 में। तो फ्रेंच कंपनी जो है ये थी फ्रांस की, ठीक। ये तो पता ही है कि फ्रेंच कंपनी जो है वो थी फ्रांस की। तो फ्रांस कंपनी की जो स्थापना है वो करते फ्रांस के राजा लुई 14 का एक मंत्री था। फ्रांस के राजा लुई 14 का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, लुई 14, ठीक है। तो फ्रांस के राजा लुई 14 का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। अब ये कोलबर्ट जो है 1664 में एक कंपनी की स्थापना करता है जिसका नाम इंडसे ओरिएंटलेस कंपनी, ठीक। यदि आपसे कोई पूछे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक नाम था वो थे इंडसे ओरिएंटलेस कंपनी, तो ठीक। तो फ्रेंच कंपनी की जो स्थापना है वो फ्रांस राजा लुई 14 का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। ये 1664 में एक कंपनी की स्थापना करता है जिसका नाम था इंडसे ओरिएंटलेस कंपनी, और ये भारत में आती है 1664 में, ठीक। अब इसके व्यापारिक केंद्र की अगर हम बात करें तो इसका पहला जो व्यापारिक केंद्र खुलता है वो खुलता है 1600 तो इसका पहला जो व्यापारिक केंद्र खुलता है वो खुलता है 1668 में सूरत में। और इसका दूसरा जो व्यापारिक केंद्र है वो खुलता है 1669 में मसूलीपट्टनम। और इसका जो हेडक्वार्टर बनता है यानी कि मुख्यालय वो बनता है पांडिचेरी से एक बात ध्यान रखना है कि पांडिचेरी जो है वह 1673 में फ्रांस जो है मतलब फ्रेंच जो है वो बीजापुर के शासक से एक गांव जो है प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं और उसका नाम है पांडिचेरी। अब पांडिचेरी को जो है एकदम फ्रेंच जो है एकदम आधुनिक तरीके से बसाते हैं, और पांडिचेरी को आधुनिक तरीके से बसाने का जो श्रेय है वो जाता है फ्रांसिस मार्टिन, ठीक। तो पांडिचेरी को जो है वो बीजापुर के शासक से 1673 में फ्रेंच एक गांव जो है वो प्राप्त कर लेते हैं जिसका नाम जो है आगे चल के पांडिचेरी हो जाता है। लेकिन पांडिचेरी को वो इतने आधुनिक तरीके से बसाते हैं कि उसके बसाने का जो श्रेय है वो जाता है फ्रांसिस मार्टिन को, ठीक। तो फ्रेंच कंपनी से इतनी बातें जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज दे देता हूँ कि फ्रेंच कंपनी की जो स्थापना होती है वो आती है 1664 में। और फ्रेंच कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, तो इंडसे ओरिएंटलेस कंपनी। इसके व्यापारिक केंद्र की अगर हम बात करें तो इसका व्यापारिक केंद्र खुलता है सूरत में 1668 में, फिर खुलता है मसूलीपट्टनम में 1669 में। इसका मुख्यालय जो बनता है पांडिचेरी। और पांडिचेरी किससे प्राप्त करते हैं 1673 में बीजापुर के शासक थे, ठीक। और पांडिचेरी को आधुनिक तरीके से बसाने का जो श्रेय है वो जाता है फ्रांसिस मार्टिन को। तो फ्रेंच कंपनी से आपको इतनी बातें जो है वो ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना, यदि आपसे फ्रेंच कंपनी का वास्तविक
वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो था डुप्ले। डुप्ले जो है वो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर बनकर आता है 1742 में, 1742 में, ठीक। और इसी के समय जो है वो होते कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक वॉर, ठीक। तो कार्नेटिक वॉर जो है हम आगे की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। कर्नाटक स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसको डिटेल्स में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं आपको एक ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कार्नेटिक वॉर जो है वो क्या थे, ठीक। तो क्या हुआ ऐसा देखना, 17वीं शताब्दी, लगभग ये 17वीं शताब्दी चल रही, ठीक। 17वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की दो महाशक्तियाँ थीं, दुनिया की दो महाशक्ति थी। पहले थे ब्रिटेन, एक थी ब्रिटेन और दूसरे थे फ्रांस, ठीक। तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दुनिया की दो महाशक्ति थी, पहली थी ब्रिटेन और दूसरी थी फ्रांस, ठीक। अब यूरोप में ये दोनों जो है वो यूरोप में थी। अब इन दोनों कंपनियों के मध्य, इन दोनों कंपनियों के मध्य जो है वो यूरोप में बिल्कुल नहीं जमती थी। और यूरोप में जब भी इन दोनों कंपनी के मध्य युद्ध होते तो उसके परिणाम जो है वो भारत में भी आपको दिखाई देते, क्योंकि ये दोनों देश की जो कंपनियां थी वो भारत में व्यापार कर रही थी। जब यूरोप में इन दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध होते तो यहाँ पर जो है उनके अधिकारियों के मध्य भी वहाँ युद्ध शुरू हो जाते और इसी का परिणाम था कार्नेटिक वॉर, ठीक। तो पहला कार्नेटिक वॉर जो है, ये कार्नेटिक वॉर जो है ना वो टोटल 3 होते हैं। और पहला जो कार्नेटिक वॉर था, पहले कार्नेटिक वॉर का जो रीज़न था वो भारत में ना होकर यूरोप में था। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, लैंडलॉक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जब यूरोप में युद्ध शुरू होता है तो उसके परिणाम जो है वो भारत में भी आपको दिखाई देते हैं। तो पहले कार्नेटिक वॉर का जो रीज़न भारत में था, नहीं, पहले कार्नेटिक वॉर का जो रीज़न था वो था यूरोप में। और पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो होता है 1746 से 1748 में। और इस युद्ध की समाप्ति होती है एक्स-ला सापेल की संधि के साथ, एक्स-ला सापेल, ठीक। और सेकंड जो कार्नेटिक वॉर है ये होता है 1749 से 1750 के बीच। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर होती है पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, ठीक। और तीसरा कार्नेटिक वॉर जो है वो होता है 1753 से 1756 से 1763 तक। और यहाँ पर पेरिस की संधि होती है। और यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखना कि 1760 में एक वाडीवास का युद्ध होता है, वाडीवास का युद्ध। अब इस युद्ध के बाद जो है EIC कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक सीमित क्षेत्र तक जो है वो सीमित कर देती है। तो EIC कंपनी बेसिकली इसमें जीत जाती है। वाडीवास के युद्ध के बाद फ्रेंच कंपनी का जो है वो एक छोटे से क्षेत्र में वो सीमित रह जाते हैं, ठीक। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो युद्ध होते हैं उन्हें हम लोग कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं, कार्नेटिक वॉर, ठीक। और ये वार होते हैं टोटल 3। पहला जो वार होता है उसका कारण कहाँ भारत में था, नहीं, उसका कारण जो था वो था यूरोप में, ऑस्ट्रिया, ठीक। और ये जो दो युद्ध हुए उसके कारण भारत में ही था। तो पहला युद्ध जो है वो होता है 1740 से 1748 तक। और ये इसके युद्ध की समाप्ति होती है एक्स-ला सापेल की संधि के साथ। दूसरा युद्ध जो है वो होता है 1749 से 1750 तक और युद्ध की समाप्ति होती है पांडिचेरी संधि के साथ। और 1756 से 1763 तक तृतीय कार्नेटिक वॉर चलता है और ये समाप्त होता है पेरिस की संधि के साथ। और यहाँ पर ही 1760 में एक युद्ध होता है वाडीवास का युद्ध। वाडीवास के युद्ध के बाद जो है उसके बाद ही पेरिस की संधि होती है और फ्रेंच जो है भारत में एक सीमित क्षेत्र तक ही सिमट कर रह जाते हैं। तो फ्रेंच कंपनी से जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो हमने देख लिया, ठीक। तो फ्रेंच कंपनी से आपको इतना ध्यान रखना है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आधुनिक भारत के इतिहास में ये जो पहली यूनिट है उसका पहला टॉपिक था भारत में यूरोपियन का आगमन, वो हमने कंप्लीट कर चुका है, ठीक। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उत्तरवर्ती मुगल शासक। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक को शुरू करने से पहले मैं आपको मुगल साम्राज्य के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसकी स्थापना जो है वो कैसे होती है। तो ये जो मुगल वंश है, ये जो मुगल साम्राज्य है, ये 2 पार्ट में है। एक तो स्थापना वाला है इसका जो आता है मध्यकाल में, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो आता है आधुनिक काल में, ठीक। और इसी को कहते हैं आधुनिक काल वाला ये जो पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। अब जो मध्यकाल में जो हम लोग पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य, इसकी स्थापना जो है, स्थापना मुगल वंश, लिख देता हूँ मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर 1526 में। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा बनता है हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो फिर उसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है बाबर। फिर उसके बाद आता है इसी का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद आता है
औरंगजेब। तो ये वाला जो फेज़ है, ये वाला फेज़ आता है इस वाले पार्ट में, मध्यकाल में। और इस समय मुगल वंश की क्या हुई थी? स्थापना। इसका मतलब ये वाला जो काल है, इसमें मुगल वंश का क्या होगा? उत्थान। इसमें मुगल वंश जो है मतलब भारत में हर क्षेत्र में इसमें विस्तार हुआ, इसलिए हम लोग जो है इसको कहते हैं उत्थान काल, मुगल वंश का उत्थान काल। इस काल में जो है इस वाले पार्ट में ये लगभग 1526 से 1707 तक के रहता है। 1526 से 1707 तक का ये जो काल है, ये मुगलों का उत्थान का काल था। इस समय जो है ये पूरे भारत में मुगल जो है पूरे भारत में इनका विस्तार हो गया था। पूरा मतलब पूरा भारत जो है, भारत के काफ़ी क्षेत्र मुगलों के अधीन था। इस समय इस वाले फेज़ में जो है मुगल काल का इतना विस्तार हुआ कि लगभग भारत का हर क्षेत्र मुगलों के अधीन था। ठीक, तो ये पार्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये वाला जो काल है आधुनिक काल में हम लोग देखें, ये वाला जो फेज़ आता है उत्तर काल वाला, इसमें होता है मुगलों का पतन। ये मुगलों का बेसिकली पतन काल है, पतन काल। अब इसका जो समय है वो है 1707 से 1857 तक। इसमें जितने भी शासक आएंगे वो इतने अयोग्य होंगे कि इनके समय जो है मुगलों का पतन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ, बहुत ज़्यादा मुगल जो है वो डिक्लाइन हुए। ठीक, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हुमायूं की जब मृत्यु हुई, हुमायूं जब बादशाह बनता है तो उसी के बीच में एक छोटा सा फेज़ आता है अफ़गान वंश का शेरशाह सूरी। हुमायूं का जो फेज़ है, मुगल बादशाह का जो फेज़ है हुमायूं के समय का, वो तो फेज़ में बनता है। पहले फेज़ में जब वो मुगल बादशाह बनता है तो इसी की वजह से अफ़गान वंश जो है उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर देता। फिर बीच में इस्टेब्लिश होता है अफ़गान वंश, उसके बाद फिर वापस से दोबारा हुमायूं जो है मुगल बादशाह बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर, परंतु यदि आपसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो था अकबर। बाबर लिखा गया है तो वो था अकबर। ठीक, तो मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था अकबर। अकबर के समय जो है वो इतना बहुत ज़्यादा योग्य था कि मुगल साम्राज्य का विस्तार उसने हर क्षेत्र में किया। तो मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो था अकबर। तो मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो था अकबर। ठीक, तो इतनी बात जो है आपको ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक को पढ़ना। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। अब ये वाला जो फेज़ है, अभी मैंने आपको बताया, ये वाला जो फेज़ है वो मुगलों के पतन का काल है, पतन यानी कि डिक्लाइन वाला समय है। और ये है 1707 से 1857 तक का। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जितने भी मुगल बादशाह हैं इस काल में, जितने भी मुगल बादशाह हैं उन सब के जो है हम उसके क्रम को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो है हम इनके क्रम को जो है वो देखेंगे, उसके बाद इनको एक एक करके जो है वो इनको डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक में जो पहला मुगल बादशाह आता है वो आता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह का जो कार्यकाल है वो है 1707 से 1712 तक के। उसके बाद आता है जहांदार शाह। अब जहांदार शाह का जो कार्यकाल है वो है 1712 से 1713 तक। उसके बाद आता है फर्रुखसियर का जो कार्यकाल है वो 1713 से 1719 तक। फिर दो अल्पवयस्क, ये जो है दो अल्पवयस्क रहते हैं, एक है रफ़ीउद्दौला और दूसरा है रफ़ीउद्दरजात। लगभग इन दोनों का जो कार्यकाल है वो 4 से 5 महीने का रहता है। उसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह रंगीला या फिर मोहम्मद शाह, 1719 से 1748 तक। फिर अगला मुगल बादशाह आता है अहमद शाह का जो कार्यकाल है वो 1748 से 1754 तक के। और आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल है वो है 1754 से 1759 तक। फिर शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1759 से 1806 तक के। उसके बाद आता है अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफ़र इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि जफ़र के नाम से जो है वो कविताएं लिखा करता था, शायरी लिखा करता था। ठीक, इसका कार्यकाल जो है वो 1837 से 1857 तक का है। यदि आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको ये जो है सारे मुगल बादशाह याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जो है वापस से सब रिवाइज करवा देता हूँ। तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में जो पहला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह, उसके बाद आता है जहांदार शाह, फिर आता है फर्रुखसियर, फिर रफ़ीउद्दौला, फिर रफ़ीउद्दरजात, ये दोनों जो है वो अल्पवयस्क रहते हैं। फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफ़र। ठीक, तो अब हम जो है इन सबको एक एक कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में जो मुगल बादशाह बनता है वो बनता है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह की हम लोग यदि बात करें तो बहादुर शाह का जो कार्यकाल है वह है 1707 से 1712 तक। ठीक, अगर इसे हम बहादुर शाह के मुगल बादशाह बनने के पीछे कहानी क्या है उसको थोड़ा समझें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहादुर शाह। ठीक, तो बहादुर शाह जो है वो औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। ठीक है, अब औरंगजेब के 4 बेटे थे।
एक था अकबर, अकबर सेकंड, ठीक, और दूसरा था मुअज्जम, और इसका तीसरा बेटा था मोहम्मद आज़म, मोहम्मद आज़म, और इसका चौथा बेटा था कामबख्श, ठीक। तो औरंगजेब के 4 बेटे थे, एक था अकबर सेकंड, दूसरा था मुअज्जम, और तीसरा था मोहम्मद आज़म, और चौथा था कामबख्श। अब ये अकबर सेकंड जो है, अकबर सेकंड जब औरंगजेब जिंदा रहता है तभी जो है वो विद्रोह करके दक्षिण भारत चला जाता है। उसके बाद अकबर सेकंड का इतिहास में कहीं कुछ पता नहीं चलता, ठीक। एक बात और ध्यान देना कि पूरे यदि आप मुग़ल सल्तनत में देखो, पूरे यदि आप मुग़ल साम्राज्य में देखो, तो अभी जो प्रेजेंट में मुग़ल बादशाह है, उसके बाद जो अगला मुग़ल बादशाह बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी, वो कौन बनेगा, इसके लिए जो है कोई व्यवस्था थी नहीं। ऐसे में जब भी मुग़ल बादशाह की मृत्यु होती तो उनके बेटों के मध्य जो है वो उत्तराधिकारी का संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है, और वो जो है वो उत्तराधिकारी का संघर्ष यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो पहला बेटा जो था वो तो विद्रोह करके जो है वो दक्षिण भारत चला गया। अब उत्तराधिकारी का जो संघर्ष है वो इन तीनों के मध्य होगा, मुअज्जम, मोहम्मद आज़म और कामबख्श के बीच। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय मुअज्जम जो है वो काबुल का गवर्नर था, ठीक, और ये रहता है गुजरात का गवर्नर, और ये रहता है दक्कन का। जब ये बात इन तीनों को पता चलती है कि औरंगजेब जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब ये तीनों जो है मुग़ल बादशाह की गद्दी पर अपना अधिकार करने के लिए, अगला मुग़ल बादशाह बनने के लिए ये तीनों जो हैं वहाँ से निकलते हैं। ऐसे में मोहम्मद आज़म और मुअज्जम के बीच जजाऊ में 1707 में एक युद्ध होता है। अब ये जजाऊ कहाँ है, तो जजाऊ जो है वो आगरा और भरतपुर के मध्य एक जगह है जजाऊ, वहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद आज़म जो है वो पराजय होता है और मुअज्जम जो है वो जीत जाता है, ठीक। अब जो अगला मुग़ल बादशाह बनेगा वो बनेगा मुअज्जम। अब मुअज्जम मुग़ल बादशाह बनने के बाद 1709 में कामबख्श को दक्षिण भारत में जाकर जो है वो पराजित कर देता है। अब ऐसे में जो अगला मुग़ल बादशाह बनता है वो बनता है मुअज्जम, और मुअज्जम जो है वो मुग़ल बादशाह की गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह, ठीक। तो बहादुर शाह बादशाह कैसे बना उसकी पृष्ठभूमि जो है वो हम समझ गए। अगर आपसे पूछें कि बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो बहादुर शाह का जो वास्तविक नाम था वो था मुअज्जम। इसका कार्यकाल रहता है 1707 से 1712 तक का, और ऐसा कहते हैं कि ये राजकुमार रहते रहते ही बूढ़ा हो गया, लगभग 65 साल की एज में, 65 साल की एज में जो है ये मुग़ल बादशाह बनता है। ऐसे में आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि ये मतलब क्या काम करेगा, 65 साल की एज में मतलब क्या करेगा। तो इसने जो नीति अपनाई उसने नीति अपनाई समझौतावादी की नीति। तो बहादुर शाह से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, इसने जो नीति अपनाई वो थी समझौतावादी नीति। इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है मेल मिलाप की नीति अपनाई और उसे उच्च मनसबदार प्रदान किया। लेकिन इसके बाद जो है जो सिखों का अगला नेता आता है वो आता है बंदा बहादुर। अब ये गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें और लास्ट गुरु थे। इसके बाद सिखों ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को जो है वो अपना सब कुछ मान लिया और गुरु का जो पद है वो समाप्त हो गया। तो सिखों का जो अगला नेता आता है वो आता है बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर के साथ बहादुर शाह के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, और ऐसा कहते हैं कि बंदा बहादुर के खिलाफ ही एक अभियान में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और जो अगला पॉइंट है वह है साहू की रिहाई। अब ये साहू कौन था, तो इसको जो है हम थोड़ा समझते हैं। तो साहू का संबंध जो है वह है मराठा साम्राज्य से, मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य की यदि हम लोग बात करें तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। अब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। अब शिवाजी के बाद जो अगला छत्रपति बनता है वो बनता है इन्हीं का बेटा संभाजी। अब संभाजी का बेटा था साहू, ठीक, संभाजी का बेटा था साहू। तो याद करिए मैंने आपको अभी बताया कि औरंगजेब का एक बेटा था अकबर सेकंड जो विद्रोह करके पहले कहाँ दक्षिण भारत भाग जाता है, ठीक। औरंगजेब जिंदा था तो वो विद्रोह करके अकबर सेकंड जो वो दक्षिण भारत चला जाता है और दक्षिण भारत में संभाजी जो है उसको शरण देता है। अब ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब अपने बेटे को तो मरवाता ही है, साथ में जो है संभाजी को भी मरवा देता है। और इसका बेटे साहू उस समय जो है ये अल्पवयस्क था। अब इसके बेटे साहू को जो है अपने दरबार में लेकर जाता है और साहू का जो लालन पालन है वो और मतलब मुगल दरबार में ही होता है। तो बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 में। अब जब 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक इतिहासकार हैं सिडनी ओवेन,
सिडनी ओवेन का कहना है कि ये आखिरी मुग़ल बादशाह था जिसके बारे में 2 शब्द जो हैं वो कहे जा सकते हैं। मतलब इसके बाद इतने अयोग्य आएंगे, इतने अयोग्य मुग़ल बादशाह आएंगे कि उसके बारे में जो है कुछ कह नहीं सकते। इतने अयोग्य होंगे, दिन भर जो है वो शराब पीना और डांस देखना, बस 2 ही काम रहता है उनका। उनके सल्तनत में क्या हो रहा है उनसे कुछ लेना देना नहीं, ठीक। इतने अयोग्य रहेंगे कि आखिरी ये मुग़ल बादशाह जो है बहादुर शाह, इसके बारे में उसने कहा है कि आखिरी मुग़ल बादशाह था जिसके बारे में जो है 2 शब्द लिखे जा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो अगला मुग़ल बादशाह बनता है वो बनता है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह का जो कार्यकाल है, जहांदार शाह का जो कार्यकाल है वह है 1712 से 1713 तक के। अब जहांदार शाह के बारे में जो है ये कैसे मुग़ल बादशाह बनता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बहादुर शाह तो बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 में। अब जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है तो मुग़ल दरबार में क्या है, एक नई प्रथा का विकास हो जाता है। अब मुग़ल दरबार में उत्तराधिकारी का जो संघर्ष है, तो बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 में, ठीक। अब बहादुर शाह की जब मृत्यु होती है तो मुग़ल दरबार में क्या है, एक नई प्रथा का विकास हो जाता है। मुग़ल दरबार में अब जो उत्तराधिकारी का संघर्ष है वो राजकुमारों के मध्य ना होकर मुग़ल दरबारियों के मध्य होने लगा। मुग़ल दरबार में क्या है, अलग अलग गुट काम करते थे। जब अकबर के समय क्या हुआ, अलग अलग गुट जो है वो मुग़ल दरबार में काम करते थे। अब मुग़ल दरबारियों के मध्य जो है वो उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो जाता है। मुग़ल बादशाह जो बनेगा वो बनेगा राजकुमार ही, परंतु अब जो संघर्ष है वो राजकुमार के मध्य ना होकर मुग़ल दरबारियों के मध्य होने लगा। अब मुग़ल दरबार में जो है वो जो है अलग अलग गुट काम करते थे, जिसमें से जो गुट प्रमुख है मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें जो पहला गुट है वह है हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट में 2 भाई थे, एक था हसन, दूसरा था हुसैन। हसन को हम लोग जो है अब्दुल्ला खां के भी नाम से जानते हैं। और एक गुट था तुर्कानी गुट का जो प्रमुख था वो था चिनकलिस खान को ही निज़ाम उल मुल्क भी कहते हैं, निज़ाम उल मुल्क, जो आगे चलकर हैदराबाद स्टेट की स्थापना करता है। और एक गुट था ईरानी गुट का प्रमुख था जुल्फ़िकार अली खां, ठीक। एक और गुट था अफ़गानी गुट। अफ़गानी गुट में जो प्रमुख था वो था मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस, ठीक। तो मुग़ल दरबार में जो है वो अलग अलग गुट काम करते थे। अब ये जो हिंदुस्तानी गुट है, हिंदुस्तानी गुट को जो है सैयद बंधु, अब ये जो हसन हुसैन है इसको जो है वो सैयद बंधु के भी नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु को इतिहास में किंग मेकर कहते हैं, किंग मेकर। मुग़ल बादशाह में सैयद बंधु की मदद से जो मुग़ल बादशाह बने, एक तो पहला बना फर्रुखशियार, उसके बाद 2 अल्पवयस्क, एक रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दरजात, और फिर आता है मोहम्मद शाह, ठीक। अब इसके बाद अब बहादुर शाह की मृत्यु के बाद अब उत्तराधिकारी का संघर्ष जो है वो इन गुटों के मध्य होने लगा, इन गुटों के मध्य होने लगा। ऐसे में जो अगला मुग़ल बादशाह बनता है वो बनता है ईरानी गुट की मदद से जहांदार शाह, ठीक। तो अगला मुग़ल बादशाह कौन बना, तो अगला मुग़ल बादशाह बना जहांदार शाह। और जहांदार शाह किसकी मदद से बनता है, तो ईरानी गुट का प्रमुख कौन था, जुल्फ़िकार अली खां। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इसने भी अपने पिता की तरह ही मेल मिलाप की नीति अपनाई और इसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा सवाई की उपाधि जो है वो प्रदान करी और मालवा का जो है उसे गवर्नर बनाया। इसने एक व्यवस्था शुरू करी थी जिसका नाम है इजारा व्यवस्था। अब ये इजारा व्यवस्था क्या है, इजारा व्यवस्था के तहत जो है वो लैंड
रेवेन्यू को जो है वो ठेके पर दे दिया जाता था। मतलब भू राजस्व की ऐसी व्यवस्था जिसमें भू राजस्व को जो है वो ठेके पर दे दिया जाता था, ठेके पर दे दिया जाता था। और इसी को हम लोग जो है वो इजारा व्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो इजारा व्यवस्था शुरू करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो इजारा व्यवस्था शुरू करने वाला जो मुगल बादशाह था वो था जहांदार शाह। अब जहांदार शाह से इतने पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। जहांदार शाह के बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जहांदार शाह 1712 से 1713 तक जहांदार शाह की हत्या करवा देता है फ़र्रुख शियर। ठीक, और फ़र्रुख शियर किसकी मदद से हत्या करवाता है? तो सैयद बंधु की मदद से, सैयद बंधु। और सैयद बंधु को इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो फ़र्रुख शियर जो है 1713 में जहांदार शाह की हत्या करवा देता है। ऐसे में जो अगला मुगल बादशाह बनेगा वो कौन बनेगा? फ़र्रुख शियर। तो अगला मुगल बादशाह है फ़र्रुख शियर। और फ़र्रुख शियर का जो कार्यकाल है वो है 1713 से 1719 तक। और ये किसकी मदद से बनता है? सैयद बंधु की। ठीक, अब सैयद बंधु में दो भाई थे, एक था हसन और दूसरा था हुसैन। हसन को ये जो है फ़र्रुख शियर जब मुगल बादशाह बनता है तो हसन को बनाता है अपना वजीर और हुसैन को बनाता है मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब अपना सेनापति। ठीक, अब सैयद बंधु जो है वो इसके हर काम में जो है वो हस्तक्षेप करते थे। सैयद बंधु चाहते थे कि ये हमारी बात माने, लेकिन परंतु फ़र्रुख शियर जो है इनका हस्तक्षेप जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। भले ही फ़र्रुख शियर जो है वो मुगल बादशाह बना सैयद बंधु की मदद से, परंतु फ़र्रुख शियर इनका हस्तक्षेप, सैयद बंधु का हस्तक्षेप वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ऐसे में इन दोनों के मध्य जो है मनमुटाव होना स्वाभाविक सी बात था। और यहाँ तक कि फ़र्रुख शियर का एक खास था मीर जुमला को उसने यहाँ तक कि कह दिया था कि ये जो भी कहेगा, जो भी करेगा वो समझ लेना कि वो मेरे शब्द होंगे। मतलब ये जो कुछ भी कहेगा वो समझ लेना कि वो जो है मैंने कहा है। ऐसे में अब ये दोनों जो है वो नाराज़ हुए। अब फ़र्रुख शियर और इन दोनों के मध्य जो मनमुटाव होने लगा। अब फ़र्रुख शियर जो है वो सैयद बंधु को मरवाना चाहेंगे और सैयद बंधु भी जो है वो फ़र्रुख शियर को मरवाना चाहेंगे। ऐसे में इनको सफलता मिलती है सैयद बंधु को और सैयद बंधु फ़र्रुख शियर को मरवा देते हैं मराठों की मदद से। ठीक, मराठे की मदद से जो है सैयद बंधु फ़र्रुख शियर को मरवा देते हैं। अब फ़र्रुख शियर की मृत्यु के बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है अब सैयद बंधु ने जब फ़र्रुख शियर को मरवा दिया तो सैयद बंधु ऐसे में एक अल्पवयस्क बच्चे को जो है वो मुगल की गद्दी पर बैठाते हैं। सैयद बंधु जो है एक अल्पवयस्क बच्चा जिसका नाम है रफ़ी उद्दौला को जो है वो गद्दी पर बैठाते हैं। इनका उद्देश्य यही था कि ये जो है अल्पवयस्क है, ऐसे में जो शक्ति होंगी, जो वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होंगी? वो सैयद बंधु के हाथों में। ठीक, अब ये सोचकर गद्दी पर बैठाते, परंतु इसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है टीबी की वजह से। उसके बाद एक और अल्पवयस्क बच्चे की जो है ये मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठाते हैं, उसका नाम है रफ़ी उद्दरचत। इसकी मृत्यु हो जाती है पेचिश से। ठीक, अब इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। इसे भी जो बनाते हैं वो सैयद बंधु की मदद से ही बनता है। अब मोहम्मद शाह जो है थोड़ा योग्य था, मतलब मोहम्मद शाह इतना भी नहीं था, मतलब ये इतनी बातों को समझता था कि यदि मैंने सैयद बंधु का कुछ नहीं किया तो ये भी जो है मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये भी मुझे मरवा देंगे। ऐसे में मोहम्मद शाह जो है एक काम करता है, मोहम्मद शाह सबसे पहले तुर्कानी गुट की मदद से, तुर्कानी गुट का प्रमुख कौन था? चिनकलिस खान, जिसे हम निज़ाम उल मुल्क भी कहते हैं। निज़ाम उल मुल्क की मदद से जो है वो सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। सैयद बंधु की जो है वो हत्या करवा देता है। तो सबसे पहला काम मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह बनने के बाद क्या करता है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ये बात जानता था कि यदि मैंने जल्दी ही सैयद बंधु का कुछ नहीं किया तो वो जो है मैं उसकी बात अगर नहीं मानूंगा तो वो भी मुझे मरवा देंगे। ऐसे में तुर्कानी गुट की मदद से निज़ाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधु की जो है वो हत्या करवा देता है। तो मोहम्मद शाह से आपको 2-3 पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसको नाम दिया गया है किस लिए? क्योंकि ये जो है रंगीले मिजाज का था। ऐसा कहते हैं कि दिन भर जो है वो दिन भर शराब के नशे में जो है धुत रहना और दिन भर ऑर्केस्ट्रा यानी कि डांस नृत्य की जो है वो दिन भर उसका नाच देखते रहना, यही काम था उसके पास। उसकी सल्तनत में क्या हो रहा है किसी से कुछ लेना देना नहीं। ठीक, तो दिन भर जो है अपने नशे में जो है धुत रहना। इसका कार्यकाल है 1719 से 1748 तक। ठीक, तो इस मोहम्मद शाह से 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला, मोहम्मद शाह ने सबसे पहले सैयद बंधु की हत्या करवा दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह के समय जो है मुगलों का पतन बहुत तेज़ी से हुआ। मुगलों का जो विघटन है
वो मोहम्मद शाह के समय जो है बहुत तेज़ी से हुआ। इसी के समय नादिर शाह का हमला होता है 1739 में। इसी के समय मोहम्मद शाह अब्दाली का भी हमला होता है 1748 में। तो नादिर शाह का हमला जो है वो हम आगे की क्लास में पढ़ लेंगे। फिलहाल जो है मोहम्मद शाह से जो पॉइंट बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इसने सैयद बंधु की हत्या करवाई, किसकी मदद से? तुर्कानी गुट की मदद से। और तुर्कानी गुट का जो प्रमुख था वो कौन था? निज़ाम उल मुल्क, जो आगे चलकर हैदराबाद स्टेट की स्थापना करता है। मोहम्मद शाह के समय जो है मुगलों का पतन जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ। नादिर शाह का हमला हुआ और मोहम्मद शाह अब्दाली का जो है वो इसी के समय हमला होता है। तो मोहम्मद शाह से जो है इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है अहमद शाह। ऐसा कहते हैं कि ये जो अहमद शाह मोहम्मद शाह रंगीले से भी ज़्यादा रंगीले मिजाज का था। दिन भर जो है ये दिन भर अपने नशे में जो है धुत रहना, सल्तनत में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे में जो सत्ता है, जो वास्तविक सत्ता है वो थी राजमाता उधम बाई के पास, और उधम बाई को ही किबला आज़म के नाम से जाना जाता है। तो अहमद शाह से आपको इतना ही जो है वो बात ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो है, आलमगीर द्वितीय ये भी अयोग्य था, ये भी अयोग्य ही था। इसके समय वज़ीर रहता है इमदाद उल मुल्क। अब इमदाद उल मुल्क जो है इसकी हत्या करवा देता है। अब जब ये इसकी हत्या करवा देता है तो इसके बाद इसका बेटा मुगल बादशाह बनता है शाह आलम द्वितीय। और ऐसा कहते हैं कि शाह आलम द्वितीय इमदाद उल मुल्क से इतना डरता था कि जब तक वो दिल्ली पर रहा शाह आलम दिल्ली आया ही नहीं। शाह आलम जो है वो दिल्ली आया नहीं। इसने अपना ज़्यादातर समय जो है लखनऊ और पटना में बिताया। जब इसकी मृत्यु हुई उसके बाद वो जो है मुगल गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है शाह आलम। शाह आलम के समय से आपको जो है 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। इसी के समय 1761 में पानीपत का जो है वो तृतीय युद्ध होता है। इसी के समय 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इसी के समय 1765 की जो है इलाहाबाद की संधि आती है। और इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम को जो है वो AIC कंपनी का जो है वो पेंशनर बना के भेज दिया जाता है। पेंशनर जो है वो बना दिया जाता है। इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह आएगा वो आएगा अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड जो है अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला, AIC कंपनी के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। और इसका कार्यकाल है 1806 से 1837 तक। ठीक, AIC के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह यदि आपसे कोई पूछे तो कौन था, तो AIC के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड। ये जो पॉइंट है राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय को जो है अकबर सेकंड अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजता है। जब वो पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राममोहन राय इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड में ट्रेन से उतरते वक्त इनके सर पे क्या है, एक बॉक्स गिर जाता है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अकबर सेकंड जो है राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजता है, किस लिए? तो अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। और वहीं पर राजा राममोहन राय की जो है एक बक्से गिरने पर, सर पर एक बॉक्स गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफ़र इसलिए क्योंकि इसे जो है कविता लिखने से यानी शायरी लिखने का शौक था और ये जफ़र के नाम से जो है वो शायरी लिखता था। ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसी के समय 1857 की जो है वो क्रांति होती है। तो 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? तो वो था बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफ़र। और बहादुर शाह का जो कार्यकाल है 1837 से 1857 तक। ठीक, इसी के समय 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद AIC कंपनी जो है इसे बंदी बनाकर 1857 में ही रंगून भेज देती है। और रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी कब्र में जो है इसी की एक शायरी है वो लिख दी जाती है। और इसकी शायरी थी, ए जफ़र तू कितना बदनसीब रहा कि तुझे भारत में जो है 2 गज ज़मीन भी जो है नसीब नहीं हुई। तो इसकी एक शायरी थी, ए जफ़र तू कितना बदनसीब रहा कि तुझे भारत में जो है 2 गज ज़मीन भी जो है वो नसीब नहीं हुई। तो ये शायरी इसकी कब्र में जो है इसी की लिखी हुई ये शायरी इसकी कब्र में जो है वो लिख दी जाती है। ठीक, तो ये बात जो है आपको इतने पॉइंट इससे ध्यान रखना है। ठीक, तो हमने लगभग जो है सारे मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह जितने भी थे वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हमने सभी को जो है वो पढ़ लिया है। एक बार मैं आपको वापस से जो है रिवाइज़ करा देता हूँ। तो लगभग ये सब जो है हमको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब जो है कवर कर लिया है। तो बहादुर शाह से हमने क्या पढ़ा था? इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम। इसने जो है मेल मिलाप की नीति अपनाई, साहू की रिहाई, गुरु गोविंद सिंह को जो है उच्च मनसबदार प्रदान किया। जहांदार शाह ने भी अपने पिता की तरह जो है मेल मिलाप की नीति अपनाई। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है वो थी इजारा व्यवस्था। और दूसरा फर्रुखसियर ने क्या किया? फर्रुखसियर ने जो है सैयद बंधु की मदद से बनता है। फर्रुखसियर जो है वो मुगल बादशाह बनता है सैयद बंधु की मदद से। जहांदार को जो है हत्या करवा दिया। ठीक, उसके बाद रफ़ी और दौलत ये जो है अल्पवयस्क रहते हैं और इनको बनाने का जो श्रेय जाता है वो सैयद बंधु को। मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधु की मदद से बनता है। और मोहम्मद शाह रंगीला से आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला,
इसी के समय जो मुगलों का पतन है वो बहुत तेज़ी से हुआ। 1739 का नादिर शाह का हमला, 1748 में मोहम्मद शाह अब्दाली का हमला, ठीक। उसके बाद आता है अहमद शाह जो है अयोग्य था, इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं थे। फिर आता है आलमगीर सेकंड, आलमगीर से भी आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखने। फिर आता है शाह आलम द्वितीय से आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने। पहले 1761 का तृतीय पानीपत का युद्ध, ठीक है। जो तीसरा है पानीपत का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, और 1765 की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम को जो है पेंशनर बना दिया जाता है। उसके बाद जो अगला मुगल बादशाह आता है वो आता है अकबर सेकंड EIC के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था, और राजा राम मोहन राय को ये अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ भेजता है, इंग्लैंड भेजता है। उसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है वो बनता है बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर का जो कार्यकाल है वो 1837 से 1857 की जो क्रांति है वो बहादुर शाह के समय होती है। ये अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह को जो है वो 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया जाता है, और रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी कब्र पे जो शायरी लिखी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो इतने पॉइंट जो हैं आपको मुगल बादशाह से ध्यान रखने। आप 2-3 बार जो है इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्रम जो है आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए जो है फ़िलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 18वीं सदी का भारत। पहली यूनिट में हम जो है यूरोपियन का आगमन देख चुके हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उसको भी हमने पढ़ लिया है। और अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है 18वीं सदी का भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।